रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड आफ्टरनून। हाउस योर स्टडीज गोइंग ऑन? या फिर आज आप राखी के फेस्टिव मूड के अंदर हैं? तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय द डे, लेकिन पढ़ाई को भी जारी रखिए। थोड़ा थोड़ा सा भी अगर पढ़ लेंगे, टच में रहेंगे, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। थोड़ा सा, थोड़ी सी देर के लिए एटलीस्ट क्लास ही अटेंड कर लीजिएगा, दैट वुड बी इनफ, जिससे आप एक टच में रहें। आपका जो एक रिदम बना हुआ है इतने समय से, वो रिदम आपका बना रहे। तो आज हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सीरीज नंबर 19। 18 सीरीज हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसके अंदर इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपनी 19 प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आई डॉक्टर मीनू वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। स्वागत है आप सभी का। जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सो दैट वी कैन प्रोसीड विद दिस सेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ अनइंटरप्शंस। चलिए, give me a thumbs up and let me know if my voice is audible to you and the screen is also clearly visible to you. चलिए ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ज्योतिर्मय, अंकित, जो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो कि हमारी प्रैक्टिस सीरीज का जो आज का पहला क्वेश्चन है, उसको आप रीड कीजिए। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन रीड करेंगे तो यू विल फाइंड इट कि बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स टाइम टू रीड इट एंड लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जिम्नास्टिक्स से संबंधित है, जिम्नास्टिक्स की मूवमेंट को एनालाइज करने से संबंधित है। चलिए, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन और एक रीजन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे एग्जाम के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो कम आते हैं, उनकी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि जो इसका नेचर है एग्जाम का, वो नेचर इस तरह का है कि आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को ये चेक करता है। तो चलिए रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ मूवमेंट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि मूवमेंट को हमें ऑब्जर्व करना है। तो जो जिम्नास्टिक्स कोचेस होते हैं वो टेम्पोरल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, विच इज फ्रॉम द साउंड ऑफ इम्पैक्ट विद द मैट। यानी कि जो एक जिम्नास्ट अपनी एक्टिविटी, अपनी टास्क, जो भी इवेंट उसका है, उसको परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद जो है वो मैट के ऊपर लैंडिंग करता है। तो जब वो लैंडिंग करता है तो साउंड क्रिएट होती है, बिकॉज जो इम्पैक्ट उसका मैट के ऊपर आया, उसकी बॉडी का कॉन्टेक्ट जब मैट के ऊपर होता है, तो एक साउंड जो है वो थोड़ी सी हमें सुनाई देती है। अब सब एथलीट्स का जो है इम्पैक्ट अलग अलग होगा, सबकी साउंड अलग अलग होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सबकी लैंडिंग पोजीशन जो है, लैंड करने का तरीका जो है सबका, वो अलग अलग होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन बात करता है। असर्शन हमारा बात करता है उसके अंदर। रीजन के अंदर यहाँ पर ये बोला गया है कि सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशनल स्टडी, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना, सिस्टमैटिक तरीके से ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, helps the gymnastic coaches to ensure the tremendous perceptual demands of observing movement। यानी कि जब एक जिम्नास्टिक कोच जो है वो अपने एथलीट्स की मूवमेंट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करता है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो उस एथलीट की मूवमेंट से रिलेटेड, उसकी टेक्निक से रिलेटेड, उसके बॉडी अलाइनमेंट से रिलेटेड जो है वो जान पाता है, उनको बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दोनों सही हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। देखिए, जिम्नास्टिक्स कौन से गेम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं?
जिम्नास्टिक्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जिम्नास्टिक्स किस तरह का गेम है? जिम्नास्टिक्स एक ऐसा गेम है जिसके अंदर जो भी मूवमेंट्स होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी जिम्नास्ट्स जो हैं वो एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके अंदर मूवमेंट का टाइमिंग और मूवमेंट का सिंक्रोनाइज़ेशन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। कौन-कौन सी चीज़ें? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो जिम्नास्टिक्स के अंदर एक तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और दूसरा जो है वो मूवमेंट का सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जब साउंड जनरेट होती है, जब एक जिम्नास्ट मैट के साथ कांटेक्ट में आता है, तो जब एक साउंड जो वो जनरेट होती है, वो साउंड कोचेस को बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल क्यूज प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा कोचेस जो हैं वो एथलीट की मूवमेंट जो है वो कितनी परफेक्ट थी, कितनी प्रिसिजन के साथ में मूवमेंट को किया गया था, यानी कि बॉडी की पोजीशन, बॉडी का टाइमिंग जो है वो सारी चीजें, यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें फिर कोचेस यहाँ पर इंटरप्रेट कर पाते हैं। रीज़न आपका जो दिया हुआ है उसके बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि जो जिम्नास्टिक्स है उसके अंदर जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो बहुत फास्ट होती हैं। यानी कि जिम्नास्टिक्स के अंदर बहुत रैपिड मूवमेंट्स होती हैं। तो बहुत रैपिड मूवमेंट्स होती हैं तो एथलीट्स कोचेस को जो है मूवमेंट्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है, ताकि वो केयरफुली उन मूवमेंट्स को फिर एनालाइज कर पाएँ, इंटरप्रेट कर पाएँ। जिम्नास्ट की जो भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं उसके बारे में जो है एक जिम्नास्ट को बता पाएँ और बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे बॉडी पोजीशन हो गई, टेक्नीक हो गई, एक जिम्नास्ट की बॉडी अलाइनमेंट हो गया, वो सारे यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक जिम्नास्ट को फर्दर बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए उसको एक काइंड ऑफ फीडबैक जो है वो अच्छे तरीके से दे पाएँ। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ये भी जिम्नास्ट से ही संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझाया है, तो 2 के लिए मैं चाहूंगी कि आप इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है वो किससे है? जिम्नास्टिक से ही संबंधित है। यहाँ पर ये कहता है कि जो लेआउट पोजीशन है एक जिम्नास्ट की, लेआउट पोजीशन यानी कि एक जिम्नास्ट की जो है स्ट्रेट बॉडी पोजीशन है, वो डिफिकल्ट कर देती है समरसॉल्ट को परफॉर्म कर देना। रीजन यहाँ पर ये देता है कि जो एक्सटेंडेड जिम्नास्ट होता है वो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होता है देन अ पाइक्ड जिम्नास्ट। यानी कि एक एक्सटेंडेड जिम्नास्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पाइक्ड जिम्नास्ट की बजाय ज्यादा होता है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए लेट मी नो, क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए, लेआउट पोजीशन होगी एक जिम्नास्ट की स्ट्रेट बॉडी पोजीशन, जो कि ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो होती ही है समरसोल्ट परफॉर्म करने के लिए। अब समरसोल्ट के अंदर क्या होता है, एक तरीके से आप जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है आप रोटेशंस करते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शंस के अंदर जो है आप रोटेशंस करते हैं। यानी कि फ्रंट एंड बैक मूवमेंट्स होती रहती हैं और उसके अंदर एक तरीके से बॉडी हमारी रोटेशनल पोजीशन के अंदर आ जाती है। जब बॉडी एक्सटेंड होती है तो किसी भी मूवमेंट को इनिशिएट करना डिफिकल्ट तो होता ही है, और खासकर समर सॉल्ट के अंदर रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं, तो रोटेशनल मूवमेंट्स को तो इनिशिएट करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको अगर ये पता है तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इट इज अ प्रॉपर्टी जो कि एक ऑब्जेक्ट के रेसिस्टेंस को डिटरमाइन करती है टू रोटेशनल मोशन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज अ प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस, तब तक आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा, because I can see all your comments right before me, next to me. So let me know what would be the right answer till the time I write it. It determines an object's resistance to, determines an object's resistance to rotational motion.
यानी कि टूवर्ड्स रोटेशनल मोशन एक ऑब्जेक्ट कितना रेसिस्ट करता है, कितने डिग्री तक जो है, कितने लेवल तक वो रेसिस्टेंस शो करता है। अब जो लेआउट पोजीशन होती है, जो एक्सटेंडेड पोजीशन होती है, उसके अंदर जो हमारा मास है बॉडी का, दो टर्म होती है, मास होता है, वेट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बताइए, आई लेट यू नो। चलिए, तो जो मास होता है, यानी कि वो मास हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बहुत ज्यादा हाइयर अमाउंट में और अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। यानी कि जिस एक्सिस के चारों तरफ हम रोटेशन करेंगे, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होता है, यानी कि दूर की तरफ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ग्रेटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है मास का अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके अलावा जो है, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है ये इंक्रीज्ड होता है, तो इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा हो जाता है, और उसके ज्यादा होने की वजह से जो समरसॉल्ट के अंदर रोटेशनल मूवमेंट होती है, उसको परफॉर्म करना, उसको इनिशिएट करना, उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? अब तो आपको बता देना चाहिए क्या होगा राइट आंसर। चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होगा। राइट आंसर वुड बी कि दोनों ही सही हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। बिल्कुल सही है, जो एक्सटेंडेड जिम्नास्ट है उसका ग्रेटर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है देन अ वाइड जिम्नास्ट। ठीक है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस है वो भी ज्यादा हो जाता है हमारा, जब मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो जाता है। तो चलिए, सो क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर इट करेक्टली। 30 सेकेंड्स का टाइम ले लीजिए और बताइए कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। लेट मी नो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन ये कहता है assertion के अंदर, task oriented proactive and assertive behavior is that which is not extended to injure to achieve one's goal। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा बिहेवियर, एक इंडिविजुअल का ऐसा व्यवहार जो टास्क ओरिएंटेड है, यानी कि अपने टास्क को पूरा करने के टूवर्ड्स जो है, उसका पूरा व्यवहार जो है वो उसी के टूवर्ड्स है, अपने काम को, अपने गोल को अचीव करने के टूवर्ड्स जो है एक इंडिविजुअल का बिहेवियर अलाइंड है, उसी डायरेक्शन में है। प्रोएक्टिव बिहेवियर एंड असर्टिव बिहेवियर, यानी कि थोड़ा बहुत असर्टिव बिहेवियर भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो है टारगेट या फिर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी तरह से किसी दूसरे पर्सन को इंजर करना नहीं है, किसी दूसरे पर्सन को नेगेटिवली अफेक्ट करना नहीं है, किसी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाना नहीं है, चोट पहुंचाना नहीं है। रीजन में आपको ये कहता है कि द पर्पज इज टू अचीव डिजायर्ड गोल। पर्पस क्या है कि जो हमने गोल निर्धारित कर दिया है, जो हमें लक्ष्य, गोल जो है, टारगेट हमें प्राप्त करना है, उसको अचीव करना तो पर्पस है, बट इन विच हार्म टू अनदर पर्सन अकर्स एक्सीडेंटली, यानी कि किसी दूसरे इंसान को जो है नुकसान पहुंच जाता है, वो गलती से पहुंच जाता है, एज सच इंटेंशन नहीं होती, बिकॉज इट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे। यानी कि दूसरे इंसान को हार्म पहुंच जाता है अगर हम अपने गोल को अचीव करते हैं या उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही एक तरीके से बहुत, हम कहेंगे सबसे सर्वाधिक तरीका होता है, एफिशिएंट वे होता है, सबसे बेटर तरीका होता है, यानी कि इस तरीके के अंदर एक पर्सन को हार्म पहुंच जाता है लेकिन इंटेंशनली हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो किसी भी तरह से हार्म पहुंचे है तो गलत ही ना, यानी कि आपका गोल अचीव हो जाए और दूसरा जाए भाड़ में, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको, आप दूसरे को हार्म नहीं कर सकते हो। तो इसी की वजह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि ए सही है और आर जो है वो फॉल्स है। आपने भी कभी भी जो है लाइफ में अपने गोल को अचीव करना है तो उसको एथिकली अचीव कीजिए, यानी कि एथिकल बिहेवियर से डेविएट होकर आप अचीव मत कीजिए। यहाँ पर जो रीजन है ये गलत क्यों हो गया है, इसका गलत होने का रीजन यही है कि यहाँ पर जो है एथिकल बिहेवियर से डेविएशन देखा गया है, डेविएशन फ्रॉम एथिकल बिहेवियर, यानी कि जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का बिहेवियर होता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी जिस तरह की होती है, वो दूसरे को हार्म पहुंचाना कभी भी नहीं चाहेगी किसी भी तरह से। चलिए, क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बताइए कि क्या होगा आंसर। चलिए, लेट मी नो व्हाट वुड बी द आंसर। क्वेश्चन 4 कहता है कि अ पार्टिसिपेंट्स परसेप्शन ऑफ द कॉजेस फॉर एन आउटकम
इन्फ्लुएंसेस सब्सिक्वेंट मोटिवेशन। देखिए, अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको मतलब इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही हो और जिसकी वजह से आप इरिटेट होकर कुछ भी आंसर टिक मार्क कर दें और फिर एग्जाम देकर आए तो पता चले कि वो आंसर जो है जो आपने टिक किया था वो गलत है। तो ऐसे स्टेटमेंट के अंदर आपने क्या करना है? ऐसे स्टेटमेंट को आप ब्रेक डाउन कर लीजिए। कैसे? अभी हम इसको चर्चा करते हैं उसके बारे में। देखिए, यहाँ पर कहता है पार्टिसिपेंट्स परसेप्शन, यानी कि जो एक पार्टिसिपेंट है या फिर जो एक इंडिविजुअल है, प्लेयर है, कुछ भी आप समझिए, जो एक प्रतिभागी है, उसका जो परसेप्शन है, परसेप्शन यानी कि उसका जो नजरिया है ऑफ द कॉजेज फॉर एन आउटकम, यानी कि कोई भी आउटकम हुआ, यानी कि उसके साथ कुछ भी हुआ, उसने कुछ भी करना चाहा। बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि एक पर्सन ने जो है उसका टारगेट था कि उसको एग्जाम क्लियर करना है। तो उसका एग्जाम क्लियर होना ना होना वो एक आउटकम है। होगा या नहीं होगा दैट इज डिफरेंट, बट आउटकम क्या होगा? या तो एग्जाम क्लियर होगा या एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इन्फ्लुएंसेस सब्सिक्वेंट मोटिवेशन, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंडिविजुअल का परसेप्शन, उसका जो भी आउटकम आता है, उसका आउटकम क्या करेगा? जो भी उस इंडिविजुअल की आने वाले समय में मोटिवेशन होगी, उस मोटिवेशन को प्रभावित करेगा। एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, एक छात्र है, वो एग्जाम के अंदर फेल हो जाता है और फेल होने के कॉजेस जो हैं वो क्या निकालता है, यानी कि उसकी परसेप्शन क्या कहती है। उसको ये लगता है कि मैं फेल इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे एफर्ट्स के अंदर कमी रह गई, कहीं ना कहीं मैंने बढ़िया तरीके से जो है पढ़ाई नहीं की, कहीं ना कहीं मेरे एफर्ट्स में कमी रह गई। तो ये तो क्या था? फेल होना क्या था? ये था आउटकम। ये क्या था? कोज। तो आउटकम क्या है? वो फेल हो गया। कॉज क्या है? उसने क्या परसीव किया, पार्टिसिपेंट ने क्या परसीव किया कि मेरे एफर्ट्स के अंदर जो है कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो ये हमारी आगे आने वाली मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि अब आगे जो है कभी भी कोई भी एग्जाम होना होगा तो इसके अंदर मोटिवेशन जो है वो अपने आप बहुत ज्यादा आ जाएगी। यानी कि ये अपने ऊपर काम करेगा, अपने एफर्ट्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से पुट इन करेगा और ज्यादा मेहनत करेगा ताकि एग्जाम क्लियर हो पाए। शायद आपको समझ में अब आ जाना चाहिए। यानी कि आपका जो भी आउटकम होगा, जो भी रिजल्ट होगा, तो उस रिजल्ट के कारण जो आपको लगेंगे कि इस रिजल्ट के ये कारण है, या दूसरों की वजह से ऐसा हुआ है, या मेरे अंदर ही कोई कमी रही इसलिए ऐसा हुआ है, तो आपकी आने वाले समय में कैसी मोटिवेशन होगी वो उसको इम्पैक्ट करेगा। रीजन कहा यहाँ पर क्या देता है कि पॉजिटिव आउटकम विच इज परसीव्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ इंटरनल पर्सनल फैक्टर्स, यानी कि पॉजिटिव आउटकम अगर आता है, यहीं पर हम ले लेते हैं इसको, पॉजिटिव आउटकम अगर आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर? इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पॉजिटिव आउटकम क्या होगा कि जो पर्सन है वो एग्जाम के अंदर पास हो गया। तो पॉजिटिव आउटकम विच इज परसीव्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ इंटरनल पर्सनल फैक्टर्स। अब यहाँ पर इंटरनल पर्सनल फैक्टर्स क्या होंगे? यानी कि इस इंडिविजुअल को लगता है कि मैं पास हुआ हूं तो मैं मेरी मेहनत से पास हुआ हूं, मेरे एफर्ट्स की वजह से मैं पास हुआ हूं। तो ये परसीव करता है कि मेरे एफर्ट्स की वजह से मैं पास हुआ हूं रादर देन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बजाय कि बाहर के लोगों का सपोर्ट से। मतलब मेरी अपनी खुद की मेहनत है, मेरी अपनी खुद की तपस्या है, मेरे एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई एक्सटर्नल बाहरी कोई भी फैक्टर नहीं है इसके अंदर। इज एसोसिएटेड विद प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन, यानी कि जब एक इंडिविजुअल को ये लगता है कि उसके अपने इंटरनल फैक्टर्स हैं, यानी कि उसके अपने पर्सनल फैक्टर्स हैं किसी भी आउटकम को अच्छे से अचीव करने के लिए, किसी भी पॉजिटिव आउटकम के लिए, तो उस इंडिविजुअल को एक तरह से सेटिस्फैक्शन फील होता है, गर्व महसूस होता है। यानी कि जब आप कोई काम, कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात कही गई है कि जब आप कोई काम खुद से करते हैं, तो जब आप खुद से करते हैं तो आपको बहुत ही उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो यू फील प्राउड, यू फील सेटिस्फाइड, आपको बहुत ही अंदर खुशी होती है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन वन वुड बी द राइट आंसर। समझ में आया? यस और नो कमेंट करके बताइए। यू गॉट इट और नॉट? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 30 सेकेंड्स का टाइम ले लीजिए एंड लेट मी नो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। चलिए बताइए क्या होगा।
करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? टिल द टाइम आई विल सी योर कमेंट्स। चलिए, समझ में आ रहा है सभी को? ज्योतिर्मय एंड एवरीवन एल्स आल्सो, बताइए समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 5 क्या कहता है? देखिए असर्शन के अंदर क्या कहता है? ये कहता है कि इन द इनिशियल स्टेजेस, यानी कि शुरुआती समय के अंदर, इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट की स्टार्टिंग फेज के अंदर जो है, इसके करिकुलम प्लानिंग से रिलेटेड specific subjects or areas were planned in advance for students and they are more or less fixed in nature। यानी कि जब एक करिकुलम प्लान किया जाता है, जब किसी भी सब्जेक्ट का करिकुलम डिजाइन किया जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी लेवल के लिए करिकुलम प्लानिंग की जाती है, तो जो उसकी शुरुआती स्टेज होती है, यानी कि जो इनिशियल पीरियड होता है, उस इनिशियल पीरियड के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं, एरियाज जो हैं, जिनका एक्सपोजर हमें लर्नर को देना होता है, वो सब शुरुआत में ही फिक्स कर लिए जाते हैं, मोर और लेस फिक्स होते हैं। बाद में जरूरत पड़े तो एज पर नीड, एज पर द टाइमिंग, एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। इसीलिए बोला है मोर और लेस फिक्स्ड। सही बात है। रीजन क्या कहता है? करिकुलम इज कंपोज ऑफ एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल ठीक है, करिकुलम के अंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं स्टूडेंट्स के, इन विच स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर फॉर लर्निंग टू अचीव गोल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर होगा कि दोनों की दोनों बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है बात की गई है प्लानिंग से रिलेटेड, और रीजन के अंदर क्या बात की गई है? रीजन के अंदर करिकुलम को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर भी अगर प्लानिंग से रिलेटेड बातचीत अगर कंटिन्यू की जाती तो फिर आर जो है वो रीजन होता ए का। चलिए, सो क्वेश्चन 6 इज ऑन द स्क्रीन एंड लेट मी नो क्या होगा आंसर। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। आपने सभी ने लेसन प्लानिंग तो जब आप अपनी बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन में होंगे तो आपने लेसन प्लानिंग तो की होगी, तो ये उसी से एक क्वेश्चन है, वहीं से इसका आंसर जो है हो जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन ये कहता है कि जो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए किसी भी स्किल की शुरुआत में ही। यानी कि बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो शुरुआत में ही उसके बारे में कंप्लीटली आप बता दीजिए, डिटेल में आप बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, रीजन क्या कहता है कि स्टूडेंट्स लर्न मोस्ट इफेक्टिवली when they have a clear general idea of skill and major technical features involved in the skill but not all the details। यानी कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से तब सीखते हैं जब उनके पास किसी भी स्किल को उनको करना है तो उसका एक जनरल आइडिया होता है, और मेजर क्या क्या टेक्निकल फीचर्स हैं उसके, यानी कि हम कह सकते हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है ध्यान रखने की, जो उनको ध्यान से एग्जीक्यूट करनी है, उनके बारे में अगर उनको पता होता है तो वो बहुत अच्छे से किसी भी स्किल को, किसी भी टास्क को सीखते हैं। उनको पूरी डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है। तो आप किसके साथ सहमत करेंगे? यानी कि सब कुछ शुरुआत में बता दिया जाए या शुरुआत में जो है एक रफ आइडिया हो, एक जनरल आइडिया हो? राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए जो है वो गलत है, आर जो है वो सही है। सब कुछ आप एक बच्चे को शुरू में बता दोगे तो वो कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। प्लस आपने बताया सब कुछ लेकिन उस बच्चे के पास में कितना रिटेन हो पाया, कितना रिटेन नहीं हो पाया, उसकी भी तो एक कैपेसिटी है ना, वो भी तो एक लिमिटिंग फैक्टर है। आपने जो भी कुछ बच्चे को बता दिया, जरूरी नहीं है ना कि सारा का सारा सब कुछ जो है वो उसको याद रहेगा, स्किल को, मूवमेंट को परफॉर्म करते हुए। तो एक रफ आइडिया जो है वो सफिशिएंट होता है। चलिए, आपको याद होगा जब आपने कभी कॉलेज के अंदर एग्जाम दिए होंगे तो आप में से कुछ बच्चों के साथ ऐसे हुआ होगा, बिकॉज आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस कैटेगरी, कि कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन एग्जाम से पहले क्या करेंगे कि एक बार सिलेबस को आप मुझे ना, वो किसी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि एक बार आप मुझे ना पूरे सिलेबस को रफली बता दीजिए कि इसमें क्या है क्या नहीं है क्या कुछ है, थोड़ा बहुत, और बस मैं पेपर दे दूंगा।
तो आप ऐसे में क्या कर रहे हैं? यानी कि आप पूरी डिटेल तो उस समय तो आप ले ही नहीं सकते, अगर आप लेना भी चाहें तो उस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन आप एक रफ आइडिया ले लेते हैं और उस रफ आइडिया के बेसिस पर आप अपना एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं। और मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स को वो एग्ज़ाम को क्लियर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से एक रफ आइडिया जो है वो देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो कि पर्यावरण से संबंधित है, एनवायरनमेंट से संबंधित है। क्या होगा राइट आंसर बताइए? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बताइए बेटा क्या होगा राइट आंसर? देखिए 2 टर्म्स है यहाँ पर, एक है एनवायरमेंटल सैनिटेशन और एक है एनवायरमेंटल हेल्थ। देखिए, जैसे फिज़िकल एजुकेशन के अंदर भी समय-समय पर चेंजेज़ आए बहुत सारे, कभी इसको जिम्नास्टिक्स के नाम से जाना जाता था, कभी इसको हाइजीन ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता था, कभी इसको जो है फिज़िकल ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता था, आज इसको फिज़िकल एजुकेशन को मूवमेंट एजुकेशन के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो नॉर्मली इसी तरह से बाकी फ़ील्ड्स जो हैं, उनके अंदर भी चेंजेज़ आते रहते हैं। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो है, वो एक कॉन्सेप्ट होता था। एनवायरमेंटल सैनिटेशन के अंदर जो है यूजुअली वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, वाटर सप्लाई की रेगुलेशन से रिलेटेड, यानी कि अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, हेल्दी रखना है। सो दैट वाज़ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, जिसको हम डिफाइन जो है करते हैं। फिर एनवायरमेंटल हेल्थ जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, यानी कि एनवायरमेंटल हेल्थ के अंदर ही हमारी एनवायरमेंटल सैनिटेशन भी आती है। तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर फूड सेफ्टी, एयर पोल्यूशन, ठीक है, फूड की क्वालिटी, एयर की क्वालिटी, पोल्यूशन कंट्रोल, यानी कि सब कुछ आपके एनवायरनमेंट में जो भी कुछ है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो है वो एनवायरमेंटल हेल्थ का ही पार्ट है। चलिए, अब रीज़न इसमें कहता है कि जो डेमोग्राफिक ग्रोथ है, डेमोग्राफिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एज वेरिएशंस हैं, क्या इनकम वेरिएशंस हैं, क्या एबिलिटीज़ के अंदर वेरिएशंस हैं, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या की विशेषताएँ क्या हैं, किस तरह की ग्रोथ है हमारी जनसंख्या की। एंड ये कहता है कि डेमोग्राफिक ग्रोथ एंड स्लो अर्बनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ब्रिंगिंग प्रोफाउंड सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, यानी कि जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं वो, और अर्बनाइजेशन शहरीकरण जो है वो उसका स्लो होना, धीमा होना, पूरे वर्ल्ड के अंदर सोशल और एनवायरमेंटल लेवल पर जो है बहुत ही बड़े बदलाव उसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं। तो क्या होगा आंसर अब बताइए? मैंने आपको दोनों स्टेटमेंट जो है वो बहुत सही तरीके से समझा दी हैं। तो अब आंसर क्या होगा आप मुझे आंसर बताइए? चलिए, राइट आंसर वुड बी बेटा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए सही है बट आर जो है वो गलत है। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन को अब जो है एनवायरमेंटल हेल्थ से रिप्लेस कर दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से है। कार्ब लोडिंग की यहाँ पर बात की गई है, और कार्ब लोडिंग जब हम करते हैं तो वाटर रिटेन भी बॉडी करती है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी बॉडी जो है साथ में रिटेन करती है। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऐसे ढीले ढाले नहीं चलना है, बताइए क्या होगा आंसर? चलिए, या मस्ती का मूड हो रहा है, पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है? पढ़ना भी जरूरी है, थोड़ा सा पढ़ लो, एटलीस्ट क्लास तो ले लो, ताकि रिदम जो है वो बना रहे। देखिए, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग है दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर स्प्रिंटर्स एंड अदर नॉन एंड्योरेंस एथलीट्स, यानी कि कुल मिलाकर जो इंडिविजुअल्स शॉर्ट डिस्टेंस इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए कार्ब लोडिंग का प्रोसेस जो है वो, कार्ब लोडिंग जो है वो उनके लिए नहीं है, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। देखिए, कार्ब लोडिंग को जो है हम ग्लाइकोजन लोडिंग, कार्ब लोडिंग, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब शॉर्ट फॉर्म कार्ब लोडिंग, इसको हम ग्लाइकोजन लोडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम ग्लाइकोजन स्टोर्स को फिल करते हैं। तो कार्ब लोडिंग और या फिर ग्लाइकोजन लोडिंग की बात हो तो ग्लाइकोजन लोडिंग मीन्स कार्ब की लोडिंग की ही बात हो रही है। तो ये क्या है एक तरीके की, ये एक तरह की डाइटरी स्ट्रेटजी है। डाइटरी स्ट्रेटजी है, इसके द्वारा हम जो है अपनी बॉडी के अंदर हमारे जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं उनको मैक्सिमम फिल करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब एक एथलीट लॉन्ग इवेंट्स के अंदर, एंड्योरेंस इवेंट्स के अंदर जो है, बड़ी बड़ी मैराथन्स के अंदर जब वो भागता है, पार्टिसिपेट करता है, तो उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल जो है वो सफिशिएंट हो,
जहां पर अगर हम एक स्प्रिंटर्स की बात करें तो एक स्प्रिंटर्स को कार्ब लोडिंग से कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज एक स्प्रिंटर को जो है इमीडिएट बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी कि जो तुरंत फटाफट फटाफट जो है वो उसी टाइम मिले। तो स्प्रिंटर को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एटीपी प्लस जो हमारा सीपी है उससे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड क्रेटिनिन फॉस्फेट से। अब इसके बाद ये कहता है रीजन में द प्रोसीजर रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज्ड मस्कुलर स्टोरेज ऑफ वाटर, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जो है जब कार्ब लोडिंग होती है, ग्लाइकोजन स्टोर्स जब फिल होते हैं तो पानी भी जो है वो थोड़ा सा रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में स्टिफनेस और हैवीनेस आ जाती है। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, जब ग्लाइकोजन स्टोर्स हम हमारे फिल होते हैं तो जो है हर ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर के साथ में 2 से 3 ग्राम पानी भी रिटेन होता है, जिसकी वजह से हैवीनेस और स्टिफनेस जो है वो आ जाती है। तो दोनों ही सही बात है और आर जो है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये कार्ब लोडिंग को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि कार्ब लोडिंग के अंदर ऐसा होता है। चलिए क्वेश्चन 9 अगेन फ्रॉम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित है। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन 9 का आंसर। एक बार ये और कमेंट करके बताइए कि फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने का बेस्ट मेथड क्या है, या फिर मैं आपको बताती हूँ पीएनएफ। पीएनएफ की फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, पीएनएफ की फुल फॉर्म क्या है? प्रोप्रायोसेप्शन न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। पीएनएफ की फुल फॉर्म है क्या है? प्रोप्रायोसेप्शन न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, effectiveness of ballistic method is doubted in the development of flexibility, यानी कि जो बैलिस्टिक मेथड है उसकी इफेक्टिवनेस, यानी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेगा नहीं करेगा, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ी सी आज के दिन एक तरीके से हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा नहीं देखी जा रही है। उसके ऊपर जो है काफी हम कहेंगे कि कंट्रोवर्सीज हम कह सकते हैं एक तरीके से। सब लोग जो है उसको लेकर सहमत नहीं हो रहे हैं। तो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग के अंदर क्या होता है? देखिए स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास बैलिस्टिक मेथड्स होते हैं, स्टैटिक मेथड्स होते हैं, ठीक है, पीएनएफ मेथड्स होते हैं। तो एक मेथड है बैलिस्टिक मेथड, जिसके अंदर मूवमेंट्स जो है वो एक स्विंगिंग मोशन के अंदर की जाती हैं, रैपिड बाउंसिंग मूवमेंट जो है उसके अंदर होती है स्ट्रेच को अचीव करने के लिए। रीजन यहाँ पर ये देता है कि जो स्विंगिंग मूवमेंट होती है दैट लीड्स टू स्ट्रेच रिफ्लेक्स, उसकी वजह से स्ट्रेच रिफ्लेक्स आ जाता है एंटागोनिस्ट मसल में, जिसकी वजह से जो है ऑप्टिमम स्ट्रेच जो कंसर्न्ड मसल का होना होता है, यानी कि जिस मसल का हम स्ट्रेच कर रहे होते हैं उसका स्ट्रेच जो है वो हिंडर हो जाता है। अब यहाँ पर एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। एगोनिस्ट हमारी होती है कॉन्ट्रैक्टिंग मसल, यानी कि जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और एंटागोनिस्ट हमारी जो है यूजुअली हम इसको सपोर्टिंग मसल भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में एंटागोनिस्ट मसल वो होती है जो मसल जो है वो रिलैक्सिंग स्टेट के अंदर होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लेंथनिंग स्टेट के अंदर होती है। चलिए, तो राइट आंसर इसका होगा बेटा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दोनों सही हैं और आर भी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अगेन फ्रॉम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो क्या होगा आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जो एडेप्टेशन प्रोसेस है दैट इज सेट इन मोशन ओनली व्हेन लोड इज ऑप्टिमम, यानी कि जब लोड ऑप्टिमम होगा, जब लोड एप्रोप्रिएट होगा एक एथलीट के ऊपर, एक एथलीट की क्षमता के हिसाब से लोड होगा, तो एडेप्टेशन प्रोसेस भी जो है वो उसी तरीके से बढ़िया चलेगा। रीजन कहता है कि अप्रोप्रिएट बैलेंस जब लोड और रिकवरी के अंदर होता है, तो एक एथलीट की बॉडी में जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस स्ट्रक्चरल लेवल पर, फंक्शनल लेवल पर हम चाहते हैं आए, तो वो आते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन 1 वुड बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या होगा आंसर। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। अ फेल्ट डिफिकल्टी अकर्स, यानी कि हमें डिफिकल्टी महसूस होती है
in which one encounters a puzzling experience or problem। यानी कि जब किसी भी इंडिविजुअल को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस होता है, पजलिंग एक्सपीरियंस होता है, या फिर प्रॉब्लम अगर उसको लगता है कि कुछ है, तो वहां पर इंसान को एक डिफिकल्टी महसूस होती है, दुविधा सी महसूस होती है। रीजन यहाँ पर देता है कि जो फेल्ट डिफिकल्टी है वो अनआइडेंटिफाइड रहती है, बट वो क्लियरली डिफाइंड होती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फेल्ट डिफिकल्टी हमारी अनआइडेंटिफाइड कैसे रह पाएगी? मतलब फेल्ट डिफिकल्टी हमें महसूस ही हो रही है, तो वो अनआइडेंटिफाइड रहने के चांसेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ए जो है वो सही है और आर जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा आंसर बताइए। स्टैंडर्ड स्कोर फैसिलिटेट करता है कि कोई भी दो एथलीट्स के जो अलग अलग इवेंट्स में परफॉर्मेंस है, अलग अलग इवेंट्स में है, तो यूनिट्स भी अलग अलग होंगी, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। फिर ये इंडिकेट करता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक स्कोर का, अबव द मीन कितना है और बिलो द मीन कितना है। तो बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं और आर भी ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इवेल्युएशन से संबंधित है, क्या होगा आंसर बताइए। 20 सेकेंड्स का टाइम ले लीजिए और फिर बताइए कि आंसर क्या होगा। आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर, मैं चाहती हूं कि आप लोग सब लोग जो है आंसर करें। क्या होगा आंसर बताइए। चलिए देखिए, जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है दैट प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यानी कि जब पढ़ाई चल रही है तब साथ साथ जो है वो इवेल्युएशन कर लेना प्लेयर्स का या एथलीट्स का। रीजन देता है कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन प्रमोट करती है लर्निंग ड्यूरिंग द यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब जो एक्टिविटी है चल रही होती है तो उसके दौरान जो है लर्निंग हमारी एनहेंस हो जाती है अगर हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं तो दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि ओबेसिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओबेसिटी से। बताइए कमेंट करके कि क्या होगा आंसर। चलिए लेट मी नो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। Obesity is caused by excessive intake of fat that accumulates in the body. So is it due to the excessive accumulation of fat, या फिर कार्ब, या फिर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, किसकी वजह से ओबेसिटी होती है? रीजन यहाँ पर क्या है? एक्सेसिव फैट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि मोटापा इसलिए हो जाता है कि जो अत्यधिक वसा है, जो एक्सेसिव फैट है बॉडी के अंदर, वो शारीरिक क्रिया ना करने की वजह से, शारीरिक गतिविधियां ना करने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटीज ना करने की वजह से प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, यानी कि वो यूज नहीं हो पाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दोनों ही सही हैं और आर जो है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ओबेसिटी एक हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, या हम इसको कह सकते हैं ये एक हाइपोकाइनेटिक डिजीज है। हाइपोकाइनेटिक डिजीज का मतलब क्या हुआ? हाइपोकाइनेटिक यानी कि लाइफस्टाइल रिलेटेड, हाइपो मीन्स लेस, यानी कि लेस फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से जो है ये डिजीजेस होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि मैनेजमेंट से है। टेक 30 सेकेंड्स टाइम एंड लेट मी नो कि क्या होगा आंसर। इससे है ये क्वेश्चन हमारा मैनेजमेंट से है। मैनेजमेंट के अंदर जो है बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन सभी फंक्शन से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कहता है असर्शन कि कंट्रोलिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है, जिससे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है। सही बात है, ठीक है। ये सभी हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं कि हमें कोई भी इवेंट कराना है तो उसको हम प्रॉपरली प्लान करेंगे, प्रॉपरली फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, रिसोर्सेज को अलोकेट करेंगे, जो जो चीज़ें हमें चाहिए उनको एलोकेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो हम स्टाफिंग करेंगे, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम डेलीगेट करेंगे। जो पर्सन्स जिस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, जो एरिया उनका स्ट्रोंग है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनको हम उस हिसाब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करेंगे। देन डायरेक्टिंग विल डायरेक्ट
कोई एक इंडिविजुअल होगा जो कि सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करेगा, एक दिशा निर्देश देगा कि किस तरह से जो है चीज़ें करनी है, कैसे-कैसे होंगी एंड देन कंट्रोलिंग वुड बी टू एंश्योर द एफिशिएंसी ऑफ द इवेंट। रीज़न यहाँ पर देता है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन बिकॉज़ इट विल नॉट हेल्प टू चेक एरर्स एंड डेविएशन टू अचीव रिक्वायर्ड गोल्स। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा कि ए सही है और आर गलत है। ऐसा क्यों है? देखिए कंट्रोलिंग यहाँ पर कह रहा है कि इट विल नॉट हेल्प, ये हमारी हेल्प नहीं करेगा टू चेक एरर्स एंड डेविएशंस टू अचीव रिक्वायर्ड गोल्स। ऐसा तो नहीं है। अगर आप नियंत्रण रखेंगे किसी एक मैनेजमेंट एक्टिविटी के ऊपर, तो आप उसका उसके अंदर गोल जो है वो जो हमें चाहिए वो उस हिसाब से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, गोल अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप साथ में जो है देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर जो है इट विल नॉट हेल्प, तो यहाँ पर गलत हो गया, इस नॉट की वजह से ये गलत होगा। अगर ये नॉट नहीं होता तो ये भी सही होता। चलिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बताइए क्या होगा आंसर। 20 सेकेंड्स का टाइम ले लीजिए क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लेट मी रीड योर कमेंट्स टिल द टाइम। जल्दी से बताइए आप मुझे कि क्या होगा आंसर। व्हाट वुड बी द आंसर? चलिए बताइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मैनेजमेंट इज अ मैनीफोल्ड एक्टिविटी, यानी कि मैनेजमेंट इस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर जो है हम बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। इट इज कैरिड ऑन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी एक संस्था होती है, उसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। टॉप मोस्ट लेवल होता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो सबसे स्टार्टिंग लेवल होता है जहाँ पर जो है वर्कर्स काम करते हैं, असिस्टेंस रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रीजन यहाँ पर ये देता है कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जो सीईओज वगैरह होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो फाउंडर्स लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो वो लोग अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं, यानी कि उनके पास जो है वो उच्चतम पावर उनके पास होती है, हाईएस्ट लेवल की हम कहेंगे एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके पास होती हैं। तो वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती हैं, वो सारी चीजें जो है वो बॉटम लेवल तक कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि वो आइडियाज जो है अपने कम्युनिकेट करते हैं, और फिर उसके अलावा जैसे जैसे लेवल जो है आगे नीचे जाता जाता है, वैसे वैसे चीजों का एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो है लोग वो इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, और आइडियाज से रिलेटेड जो है वहां पर थिंकिंग उन लोगों के अंदर कम होती चली जाती है। तो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट की एक बात की है और यहाँ पर बस ये बताया है कि बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज जो है मैनेजमेंट के अंदर होती हैं, हमें देखने को मिलती हैं। चलिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए, और या फिर यू कैन गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन गेट टू नो दैट यस यू आर एबल टू गेट व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू डिलीवर टू यू। जो भी मैं आपको डिलीवर करना चाह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की एक लिस्ट दी हुई है और ईयर्स की एक लिस्ट आपको दी हुई है। आपको उसको सही मिलन करना है, आपको उसको सही तरीके से मैच करना है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है डेवलपमेंट की, यानी कि विकास से संबंधित ये हमारी स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर है, फॉर्मल फॉर्मल ऑपरेशनल है, और कंक्रीट ऑपरेशनल है। तो बताइए किसका क्या आंसर होगा, सही मैच क्या होगा 1 2 3 4 के अंदर से। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है इन स्टेजेस के टाइम पीरियड का तो आप बहुत आसानी से आई वुड से कि विद इन 10 सेकेंड्स जो है आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर नहीं पता है सो उसके अंदर तो फिर जितना टाइम मिले उतना कम है, उसके अंदर तो फिर गेस ही करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। चलिए, राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो हमारी 2 टू 7 ईयर्स है। फिर उसके बाद हमारी जो सेंसरी मोटर स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज हमारी बर्थ से 2 इयर्स तक होती है। फिर हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो कि 12 साल से ऊपर होती है।
और फिर हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जो कि 7 से 12 साल के बीच में होती है। तो ये अलग-अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। एक बच्चा कैसे-कैसे जो है विकास की ओर बढ़ता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज आती है। तो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर क्या होता है? देखिए इस स्टेज के अंदर जो बच्चा होता है वो क्या करता है अपनी सेंसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, तो अपने सेंसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और अपनी मोटर एक्टिविटीज के द्वारा जो है वो एक्सपीरियंस लेता है, एक्सपोज़र लेता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज का। फिर इसके बाद जो हमारी स्टेज आती है दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा एक्टिविटीज करता है, कुछ भी एक्टिविटीज करता है, उसके पास में कोई तर्क नहीं होता, बच्चे के पास में कोई लॉजिक नहीं होता, यानी कि वो जो भी कर रहा है वो उसको एक्सप्लेन तो कर देगा कि मैंने इस काम को या इस कार्य को या इस एक्टिविटी को मैंने क्यों किया या मैंने इसलिए किया। वो अपना तर्क तो दे देगा, लेकिन वो उसका जो अपना तर्क होगा वो एक्चुअल में लॉजिकल नहीं होगा, वो इलॉजिकल होगा। यानी कि यहाँ पर जो है बच्चे के अंदर लॉजिक रिलेटेड समझ जो है वो अभी डेवलप नहीं होती है। तीसरे नंबर पर हमारी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है यहाँ पर बच्चे के अंदर जो है वो लॉजिक बिगिन हो जाता है। यानी कि यहाँ पर बच्चा तर्क करना, लॉजिकली बात को कहना, किसी भी चीज के पीछे लॉजिक को समझना, रैशनल थिंकिंग हम कह सकते हैं कुछ हद तक, वो यहाँ पर बच्चे के अंदर शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद हमारी आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि यहाँ पर बच्चे के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। किसके अंदर? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग डेवलप यहाँ पर हो जाती है। इस स्टेज को हम एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इस स्टेज को हम? एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है हाइपोथेटिकली भी जो है वो सोच पाता है। कोई चीज उसके सामने नहीं है और अगर आप उससे उस चीज के बारे में बात करेंगे तो बच्चा उस चीज के बारे में सोच पाता है, उस चीज के बारे में जो है वो अपने आइडियाज फॉर्म कर पाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि थिंकिंग विच यू कैन नॉट सी, विच इज जस्ट एट द लेवल ऑफ माइंड। चलिए, तो क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, स्किल्ड मूवमेंट्स, परसेप्चुअल एबिलिटीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इन सब की जो है आपको क्या दी हुई है? डेफिनेशंस दी हुई है। तो किसकी क्या डेफिनेशन है ये आपको बतानी है। स्किल, यू नो स्किल क्या होती है, बेसिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज क्या होती हैं और परसेप्चुअल एबिलिटीज क्या होती हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। यानी कि रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हमारी हो गई inherent movement pattern based on combination of reflex movements, जो कि inherent है। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स हमारी होगी एक्शंस एलिसिटेड विदाउट कॉन्शियस वायलेशन इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलाई। सी का हमारा हो गया सेकंड, डिग्री ऑफ एफिशिएंसी किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। और परसेप्चुअल एबिलिटी यानी कि आप किसी भी स्टिमुलाई को, किसी भी हम कहेंगे कि चीज को ऑब्जर्व करके आप उसको अलग अलग एंगल से एक्सप्लेन कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो कि डोपिंग से संबंधित है। डोपिंग इज बहुत ही ये कंसर्न की चीज है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि डोपिंग के अंदर एक एथलीट की लाइफ जो है वो स्टेक के ऊपर होती है, जिंदगी का यहाँ पर सवाल होता है। अगर आपने किसी सब्सटेंस को गलत तरीके से बहुत ज्यादा या हम कहेंगे बहुत गलत मैनर में अगर आपने कंज्यूम कर लिया है तो क्या होगा? तो नॉर्मली जो है आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा और फिर उसके उससे क्या होगा कि आपकी जो हेल्थ है वो तो खराब होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा आपकी लाइफ बहुत इम्पैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस आपको दिए हुए हैं और उनकी कैटेगरी आपको यहाँ पर दी हुई है। जैसे मोर्फिन है, मैरिजुआना है, ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? चलिए, क्या होगा आंसर बताइए। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। यानी कि मोर्फिन जो है वो नार्कोटिक्स के अंदर आएगा। मैरिजुएना जो है हमारा वो कैनाबिनॉइड्स के अंदर आएगा। फिर इसके बाद हमारा हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो
ग्लूकोकॉर्टिकोइड के अंदर आएगा और जो हमारा एथेनोलोल है ये हमारा बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आएगा। इन सभी का बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट है। सभी को डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स जैसे अलग-अलग होती हैं, तो इन सभी का प्रभाव भी जो है वो अलग-अलग होता है। तो इसलिए हर स्पोर्ट्स के अंदर अलग-अलग तरह से एथलीट्स जो है इनको यूज़ करते हैं, बट दे शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज़ ये स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी को प्रभावित करते हैं, स्पोर्ट्स की वैल्यू को जो है डाइल्यूट करते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट को जो है एक तरीके से हम कहेंगे कि उसके ऊपर दाग लगाते हैं। तो वन शुड कंप्लीटली रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राखी का लास्ट क्वेश्चन, राखी वाले दिन जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो ओब्ला स्टैंड्स फॉर ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन। ओब्ला की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन। मेट यानी कि मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। मेट क्या है? मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। ऑक्सीजन डेप्ट, deficiency of oxygen during exercise, during intense exercise, long duration exercise, metabolic mill। तो आपको करेक्टली मैच करना है कि करेक्ट मैच क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ओब्ला इज एन एनारोबिक थ्रेशोल्ड। फिर इसके बाद बी जो है उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मल्टीपल ऑफ रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। देन कम्स सी, ऑक्सीजन डेप्थ, जो कि हमारा होगा एलैक्टिक एंड लैक्टेसिड। मेटाबॉलिक मिल जो है वो हमारा होगा इंटर कन्वर्जन बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स। This would be the right answer. I hope you got it now. So this is where we come to the end of our today's practice series. I hope that this would definitely benefit you in your journey of physical education. कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी टॉपिक के अंदर तो कमेंट करके बताइए। आई ब्रिंग अप अ वीडियो ऑन दैट एंड विल डिस्कस। और जल्द ही जो है नेक्स्ट मंथ से हम वीकली करंट अफेयर सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि जितने भी पूरे हफ्ते के करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोई भी नई स्कीम आई है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर, वो सब जो है हमें पता चलता रहे, ताकि जो हमारा पेपर 1 है उसमें जो जनरल नॉलेज है वो भी हमारी स्ट्रॉन्ग हो। और उसके अलावा स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, अगर स्पोर्ट्स के हमारे फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में अगर आती हैं, तो उनको भी हम जो है उन क्वेश्चंस को भी हम आराम से क्रैक कर पाएं, उनको हम उनके मार्क्स जो है वो हम इजीली फेच कर पाएं। तो दिस इज वेयर वी कम टू द एंड ऑफ आवर टॉपिक टुडे। एंजॉय द डे, एंजॉय द फेस्टिव डे। थैंक यू सो मच। खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। धन्यवाद।